मैं डॉक्टर रावत हूं, एक चिकित्सक जिन्होंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया और वेबसाइट healthgroupcoaching.com की स्थापना की, जहां मैं जूम समूह में ग्राहकों को उम्र बढ़ने को धीमा करने, बीमारी को दूर करने और वजन को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करता हूं। YouTube पर मेरा पिछला वीडियो वजन घटाने के शीर्ष 10 बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा था। वीडियो का शीर्षक है ओजम्पिक इज नॉट मैजिक, लेकिन उनसे जो कुछ भी करने को कहा जाता है वो सब करने के बावजूद मुझे ऐसे ग्राहक मिलते हैं जो मुझसे शिकायत करते हैं कि उनका चयापचय धीमा है। चाहे वे कुछ भी करें, वे अपना वजन कम नहीं कर सकते। वे अन्य लोगों को देखते हैं जो बिना किसी प्रयास के या बहुत कम प्रयास के आदर्श वजन बनाए रखते हैं। दूसरी ओर, उन्हें लगता है कि अगर वे भोजन को सूंघते हैं तो भी उनका वजन बढ़ता है। तो यदि वास्तव में ऐसा है कि आपका चयापचय धीमा है, तो इसका समाधान क्या है? आप इसे कैसे ठीक करेंगे? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं चयापचय से संबंधित कुछ आम मिथकों का खंडन करके शुरुआत करना चाहूंगा। नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों और यहाँ तक कि मृत्यु तक के विषयों पर चयापचय पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं, और जनसंख्या में चयापचय आश्चर्यजनक रूप से स्थिर रहता है, जो किशोरावस्था, रजोनिवृत्ति और गतिविधि के स्तर जैसे हार्मोनल कारकों पर निर्भर करता है। काफी सुसंगत और काफी हद तक पूर्वानुमानित रहता है। ये कहना कि किसी व्यक्ति का चयापचय धीमा होता है एक मिथक है। वे लोग सोचते हैं कि वे कम कैलोरी जला रहे हैं और अधिक ऊर्जा संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्षता से कहें तो जब अध्ययन किए गए हैं तो ये पता चला है कि मोटे लोगों का चयापचय अक्सर तेज होता है। उदाहरण के तौर पर हृदय ले लीजिए। जो व्यक्ति अधिक स्वस्थ है, जो अधिक फिट है, उसकी हृदय गति उस व्यक्ति की हृदय गति से धीमी होगी जो अस्वस्थ है, जो मोटा और अधिक वजन वाला है। और इसलिए केवल हृदय गति को मापने और उसे अपने मूल चयापचय दर के मार्कर के रूप में उपयोग करने से जो व्यक्ति अस्वस्थ और अधिक वजन वाला है, वास्तव में उसका चयापचय तेज होता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बड़े शारीरिक द्रव्यमान के कारण उस व्यक्ति को गतिशील रखने के लिए उसके भीतर पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को प्रसारित करने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और इसलिए वास्तव में उस व्यक्ति का चयापचय धीमा नहीं होता, बल्कि थोड़ा तेज होता है। बेशक कुछ चिकित्सीय स्थितियां हैं जो धीमी चयापचय को जन्म दे सकती हैं, जिनमें सबसे आम और महत्वपूर्ण है कम थायराइड स्तर या हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके कारण पोषण संबंधी हो सकते हैं, जैसे कि गंधमाला, तथा ऑटोइम्यून, जैसे कि ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस। यदि आप अपने चयापचय के बारे में चिंतित हैं, तो यह महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप मोटे हैं। शुष्क त्वचा, कब्ज, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना। ऐसे में आपको अपने चिकित्सक से थायराइड फंक्शन परीक्षण करवाना चाहिए। लेकिन थायराइड विकार की अनुपस्थिति में वास्तव में कोई अन्य अच्छा चिकित्सा कारण नहीं है कि आपके पास तथाकथित धीमी चयापचय हो। हम में से कई लोग अपनी किशोरावस्था के दिनों को याद करते हैं और उसे एक ऐसे समय के रूप में देखते हैं जब हमारा चयापचय एकदम सही था और उसके बाद से सब कुछ खराब होता चला गया। लेकिन ध्यान रखें कि किशोरावस्था के दौरान आप बढ़ रहे होते हैं। आपका शरीर सक्रिय रूप से बढ़ रहा है, इसलिए आपके शरीर की कैलोरी की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके शरीर को ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होती है, न केवल दैनिक उपयोग के लिए बल्कि बढ़ने के उद्देश्य से भी। और इसलिए यह एक अतिरंजित कैलोरी आवश्यकता है। एक बार जब विकास का चरण पूरा हो जाता है, तो आप कैलोरी की आवश्यकता के अधिक सामान्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। और इसलिए किशोरावस्था की तुलना में जब आप 20 के मध्य, 20 के उत्तरार्ध और 30 के दशक में पहुंचेंगे तो आपका चयापचय धीमा महसूस होगा। कई लोग कहेंगे कि जैसे ही वे 30 और 40 की उम्र में पहुंचे, उनका चयापचय, मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। ये सचमुच गड़बड़ हो गया। वे भोजन को सूंघकर ही अपना वजन बढ़ा लेते हैं। लेकिन वास्तव में यह ऐसा समय है जब आप वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। आप अपने लिए करियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप शायद पर्याप्त नींद नहीं ले रहे होते हैं। आप शायद तनाव से ग्रस्त होते हैं। आप अधिक काम कर रहे होते हैं। आप शायद अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन कर रहे होते हैं।
आप कम सक्रिय हैं, आप कम व्यायाम करते हैं, कम शारीरिक स्वास्थ्य करते हैं, और यह स्वाभाविक है कि जीवन के उस परिवर्तन के दौरान आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह एक ऐसी बात है जिसे 25 वर्षों से अधिक अनुभव वाले एक चिकित्सक के रूप में मैं अपने क्लिनिक में दिन प्रतिदिन देखता हूं। तो वास्तव में यहाँ जो हो रहा है वो यह नहीं है कि आपका चयापचय थोड़ा धीमा हो गया है, बल्कि यह है कि आपकी जीवन शैली और आहार संबंधी कारक बदल गए हैं। 50, 60 और 70 की उम्र के लोग भी चयापचय धीमा होने की शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़े बताते हैं कि इस आयु वर्ग में लोग अधिक निष्क्रिय और अधिक गतिहीन हो जाते हैं। वे अब खेल कूद या व्यायाम में उस तरह की कठोरता से भाग नहीं लेते जैसा वे युवावस्था में करते थे। वे मांसपेशियों का द्रव्यमान भी खो देते हैं, और इन सभी चीजों के संयोजन से उनका चयापचय धीमा हो जाता है। अतः चयापचय वास्तव में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, सिवाय उन हार्मोनल उतार चढ़ावों के जिनकी आप किशोरावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान अपेक्षा करते हैं। इसके अलावा चयापचय में अधिकांश बदलाव आपकी गतिविधि के स्तर और आपकी मांसपेशियों की मात्रा से संबंधित है। तो आपके बिगड़े हुए चयापचय को ठीक करने के शीर्ष 5 तरीके क्या हैं? यह एक चेतावनी है। यदि आप अपने चयापचय के बारे में चिंतित हैं, यदि आप वजन बढ़ने, बालों के झड़ने, बालों के पतले होने, त्वचा के सूखने, कब्ज आदि से पीड़ित हैं, तो अपने पारिवारिक चिकित्सक से थायराइड फंक्शन परीक्षण करवाना शुरू करें। आपको अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन की कमी, अनीमिया इत्यादि, जिन्हें पहले ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आपका शरीर बेहतर तरीके से कार्य कर सके। और फिर आपको अपने चयापचय को बेहतर बनाने के लिए इन 5 चरणों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने चयापचय में सुधार करने का पहला तरीका प्रतिरोध प्रशिक्षण और हृदय के लिए स्वस्थ प्रोटीन के सेवन में वृद्धि के माध्यम से अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना है। मांसपेशियों का निर्माण शुरू करने में कभी देर नहीं होती। अध्ययनों से पता चला है कि नर्सिंग होम में रहने वाले 90 वर्ष की आयु के ग्राहक भी प्रतिरोध प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम मांसपेशियों को बढ़ाने में सक्षम है। आपके शरीर में मांसपेशियां चयापचय रूप से सक्रिय होती हैं। चाहे आपके शरीर को जीवित रहने के लिए 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता हो या 3000 या इससे अधिक, अंतर मुख्यतः मांसपेशियों की मात्रा में होता है। इसलिए यदि आप अपना वजन कम करते हैं और उसे वापस नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा बफर यानी वजन वापस न बढ़ने की बीमा पॉलिसी पर्याप्त मांसपेशियों के माध्यम से है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक 46 वर्षीय चिकित्सक हूं जो एंटी एजिंग पर प्रशिक्षण देता हूं, और एंटी एजिंग के संदर्भ में प्रोटीन सेवन के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल विषय हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या स्तर पर कई अध्ययन हुए हैं जो दर्शाते हैं कि प्रोटीन का अत्यधिक सेवन मृत्यु दर और रुग्णता, विशेष रूप से हृदय रोग और कैंसर को बढ़ाने से जुड़ा हो सकता है। यह माना गया है कि यह आपके शरीर पर पड़ने वाले वृद्धि हार्मोन प्रभाव से संबंधित हो सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है और इस विषय पर अपना स्वयं का भी काफी शोध किया है। और इस मामले पर मेरा अपना निजी दृष्टिकोण या राय ये है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे स्वस्थ प्रोटीन मुख्य रूप से पादप प्रोटीन, साथ ही समुद्री और गैर स्तनधारी प्रोटीन है। इसमें कुछ मात्रा में अंडे और कम वसा वाले मांस को भी शामिल किया जा सकता है। मुझे समस्या तब नजर आती है जब हम अपना प्रोटीन स्तनधारी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो ये लाल मांस होंगे जैसे गोमांस, बकरी, भेड़, सूअर, क्योंकि इनमें सूजन पैदा करने वाले स्तनधारी प्रोटीन की उपस्थिति होती है। साथ ही संतृप्त या खराब वसा का स्तर भी बढ़ जाता है, जो सूजन और एथेरोस्क्लेरोसिस की मात्रा को भी बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोग होता है। मैं नीचे उन ब्लॉगों को लिंक कर रहा हूं जो मैंने मांसपेशियों को बढ़ाने के तरीकों पर लिखे हैं, और आप देखेंगे कि प्रोटीन शेक या पाउडर जिनकी मैं अनुशंसा करता हूं, वे वनस्पति प्रोटीन पर आधारित हैं, जबकि ये कम एनाबोलिक हैं। और इसलिए यह उदाहरण के लिए मट्ठा प्रोटीन की तुलना में कम प्रभावी है। मुझे लगता है कि ये सुरक्षित है।
लंबे समय तक ऐसा करने से सूजन कम होगी और परिणाम बेहतर होने की संभावना है। साथ ही लंबे समय तक उपचार भी। कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे अच्छा विरोधी उम्र बढ़ने उदाहरण है खेल जगत में, जैसे कि 37 वर्ष की आयु में नोवाक जोकोविच और 40 वर्ष से अधिक आयु में लेब्रोन जेम्स अपने प्रोटीन सेवन के लिए मुख्य रूप से पौधों पर आधारित प्रोटीन का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह की स्मूदी में पाउडर के रूप में पाए जाने वाले पादप प्रोटीन के मूल्य के बारे में अनिश्चित हैं, और इसका मूल्य ये है कि प्रोटीन को उसके मूल रूप में प्राप्त करना कठिन हो सकता है यदि आप इसे मांस के साथ खा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन के साथ वसा भी मिलेगी, और यदि आप इसे पादप स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट या शर्करा भी अवश्य मिलेगी। तो इससे प्रोटीन और कैलोरी का अनुपात कम हो जाता है, और इसे पाउडर के माध्यम से आपकी स्मूथी में डालने से आपको सबसे अधिक कुशल प्रोटीन और कैलोरी अनुपात प्राप्त होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सप्ताह में 3 दिन प्रतिरोध प्रशिक्षण के लिए जिम जाता हूं, और उन दिनों मेरी सुबह की स्मूथी के साथ, जिसमें चिया बीज के साथ सोया दूध, कॉस्टको से जमे हुए फल, कैफिर जो एक प्रोबायोटिक डेयरी पेय और अन्य अखरोट के बीज आदि शामिल है, मैं एक प्रोटीन पाउडर भी जोड़ता हूं जो नीचे दिए गए विवरण में सूचीबद्ध करें। और मुझे ये पौधा आधारित प्रोटीन पाउडर विशेष रूप से पसंद है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स भी शामिल हैं, विटामिन, खनिज और अन्य प्रकार के हरे सुपरफूड। बेशक मैं स्मूदी में पालक के पत्ते और अन्य प्रकार की हरी सब्जियां भी मिलाती हूं। स्मूथी के साथ मैं भी लेता हूं मल्टीविटामिन, मेरा ओमेगा 3 और हाइलुरोनिक एसिड। बाकी 4 दिन में कार्डियो करना, मुख्य रूप से मेरे साथ टेनिस खेलना। बेटे, मैं प्रोटीन के स्थान पर कोलेजन प्रोटीन लेना पसंद करूंगा, और यह किसी अन्य वीडियो का विषय होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 46 वर्ष की हूं और मैं अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हूं, और साथ ही अपने अन्य कोमल संयोजी ऊतकों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हूं, जिनमें स्नायु बंधन, कंडरा, हड्डियां आदि शामिल हैं। लेकिन अन्यथा का सबसे अच्छा आहार स्रोत प्रोटीन में सोया, बीन्स, टोफू, बीन्स, दालें और फलियां, मछली, अंडे और चिकन, टर्की और बत्तख जैसे कम वसा वाले मुर्गे शामिल होंगे। व्यायाम के संबंध में इसे करने के विभिन्न तरीके हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं सप्ताह में 3 दिन जिम जाता हूं। जिन लोगों के पास जिम के लिए समय नहीं है, वे दिन में व्यायाम के लिए स्नैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक निजी प्रशिक्षक से जुड़ना महत्वपूर्ण है। हेल्थ ग्रुप कोचिंग कॉम पर मेरे कोचिंग कार्यक्रम में 8 सत्रों में से एक सत्र प्रतिरोध प्रशिक्षण पर है, लेकिन मूल बातें विभिन्न मांसपेशी समूहों को उत्तेजित करने के लिए यौगिक व्यायाम का उपयोग करना है। इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सेट और प्रतिनिधि की राशि है कि आप जो कर रहे हैं वो वजन की मात्रा है जिसे आप उठा रहे हैं, और प्रगतिशील अधिभार का लक्ष्य रखना, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखना, समय के साथ स्वयं को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करना। अपने टूटे हुए चयापचय को बढ़ाने या ठीक करने का दूसरा तरीका है अपनी शुद्ध या गैर व्यायाम गतिविधि थर्मोजेनेसिस अधिक कदम चले। प्रतिदिन 10 से 20 हजार कदम चलने का लक्ष्य रखें। जब मैंने अपने ग्राहकों से वजन घटाने के बारे में पहली बार साक्षात्कार किया और उनसे पूछा कि वे अपना वजन कैसे कम करने की योजना बना रहे हैं, तो उनमें से लगभग सभी ने जवाब दिया कि वे शाम को 20 मिनट तक ट्रेडमिल पर दौड़ने की योजना बना रहे हैं। और मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि हाँ, आप संभवतः लगभग 100 कैलोरी जलाएंगे, जिसे आप संभवतः उस गिलास संतरे के जूस के साथ वापस ले लेंगे। अब बेशक यदि आपने वजन घटाने के 10 बुनियादी सिद्धांतों पर मेरा पिछला वीडियो देखा है, जिसका शीर्षक है ओज़ेम्पिक जादू नहीं है, तो आप वो संतरे का जूस नहीं पी रहे होंगे क्योंकि आप तरल कैलोरी का सेवन नहीं कर रहे होंगे। यह वजन न बढ़ने के 10 नियमों में से एक है। लेकिन किसी भी मामले में मुद्दा यह है कि कार्डियो के छोटे छोटे अभ्यास करने से वजन घटाने पर मामूली प्रभाव पड़ता है। यह वजन घटाने का प्राथमिक चालक नहीं है, लेकिन आपके चयापचय के लिए एक बहुत बड़ा चालक है। समग्र रूप से अधिक सक्रिय होना, वो व्यक्ति बनना जो अपनी कार को सुपरमार्केट से दूर पार्क करता है ताकि आप अतिरिक्त कदम चल सके। वो व्यक्ति बनना जो लिफ्ट लेने के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करता है। वह व्यक्ति बनना जो घर में वह व्यक्ति बनना चाहता है जो अन्य लोगों से अपना सामान लाने के लिए नहीं कहता। इसके बजाय आप अपनी कुर्सी से उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी चीजें स्वयं ले लेते हैं। इतना ही नहीं, जब अन्य लोगों को सामान की आवश्यकता होती है तो आप उठते हैं और उनके लिए भी सामान ले आते हैं।
यह आपकी समग्र गतिविधि का स्तर है, यहाँ तक कि जिस तरह से मैं अभी आपसे बात करते हुए अपने हाथों को हिला रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, इन सब चीजों का आपके समग्र चयापचय पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय यदि आप एक सोफे आलू हैं, तो आप अपने पैरों के साथ सोफे पर बैठकर घंटों बिताते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या टिकटॉक के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, तो इसके प्रभाव के रूप में आपका चयापचय धीमा हो जाएगा। इसलिए आपके चयापचय को तेज करने स्वच्छ या गैर व्यायाम गतिविधि थर्मोजेनेसिस को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और मैं अपने कार्यक्रम में शामिल लोगों को दृढ़तापूर्वक सलाह दूंगा कि वे फिटबिट या एप्पल वॉच या किसी प्रकार का ट्रैकर लें और प्रतिदिन 10 से 20 हजार कदम चलने का लक्ष्य रखें। अपने धीमे चयापचय को उत्तेजित करने का तीसरा तरीका उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण पर विचार करना है। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में चर्चा की थी, आपका चयापचय आपके शरीर को दिए गए संकेतों से निर्धारित होगा। यदि आपके शरीर को ये संकेत मिल जाता है कि आप सोफे पर बैठकर 3 घंटे तक नेटफ्लिक्स देखने की योजना बना रहे हैं, तो चयापचय को तेज करने की आवश्यकता नहीं है, ये धीमी होगी। इसी प्रकार इस बात के भी प्रमाण हैं कि अत्यधिक तनाव के कारण चयापचय धीमा हो सकता है। तो दीर्घकालिक तनाव, यहाँ तक कि जो लोग लंबी दूरी की दौड़ लगाते हैं, वे भी वास्तव में विरोधाभासी रूप से दौड़ने से चयापचय धीमा हो सकता है। यद्यपि इससे बहुत अधिक वजन कम होता है, क्योंकि इससे बहुत अधिक कैलोरी जलती है, और यहाँ तक कि जो लोग लंबे समय तक रुक कर उपवास करते हैं, उनका चयापचय भी धीमा हो सकता है। फिर हालांकि वे विरोधाभासी रूप से वजन कम करते हैं, क्योंकि वे बहुत सारी कैलोरी जलाते हैं, क्योंकि आपका शरीर भुखमरी मोड में चला जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप भुखमरी मोड में न जाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने चयापचय को एक हद तक उत्तेजित करने में सक्षम हो, ताकि आप अधिक कैलोरी जलाना शुरू कर दें। और उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, जहां आमतौर पर आप उच्च तीव्रता प्रशिक्षण करेंगे, जहां आप उच्च हृदय गति प्राप्त करेंगे। बेशक यदि आपको कोई अंतर्निहित चिकित्सा समस्या है, तो आपको अपने चिकित्सक से बात करनी होगी, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार की हृदय गति आपके लिए सुरक्षित होगी। फिर कुछ समय आराम करें और फिर इसे दोबारा करें। हिट वर्कआउट करने से आपका चयापचय तीव्र हो सकता है। चयापचय में सुधार करने का चौथा तरीका आपके आंत माइक्रोबायोम की विविधता में सुधार करना है, और यह मुख्य रूप से किण्वित खाद्य पदार्थों, प्रोबायोटिक्स और पौधों पर आधारित फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर किया जा सकता है। मेरे कोचिंग सत्र healthgroupcoaching.com पर हमारे पास आंत माइक्रोबायोम पर 1 घंटे का अलग सत्र है। आंत माइक्रोबायोम 100 ट्रिलियन से अधिक बैक्टीरिया हैं जो आपकी आंत में रहते हैं। इन्हें एक अलग अंग माना जा सकता है और इनका आपके चयापचय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तव में आपके कई हार्मोन जिन्हें हम वजन घटाने के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि GLP, एक ग्लूकागन जैसा पेप्टाइड, एक GIP पेप्टाइड YY, ये सभी हार्मोन हैं जिनकी नकल या प्रतिलिपि वजन घटाने वाली दवाओं जैसे ओज़ेम्पिक, विगोवी, मंजारो द्वारा की जा रही है। ये आपके पेट में मौजूद बैक्टीरिया आपके पेट के माइक्रोबायोम द्वारा उत्पादित होते हैं। इसलिए यदि आप अपने बैक्टीरिया को भोजन देते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से इन हार्मोनों का अधिक उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो आप ये कैसे करते हैं? खैर, आपको अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से इसी से पोषण प्राप्त करते हैं। आपको अपने आहार में वनस्पति प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ानी होगी, क्योंकि वे फाइबर और प्रोटीन दोनों को प्रोपियोनेट लैक्टेट जैसे लघु श्रृंखला फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, जिसका उपयोग इन लाभकारी हार्मोनों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो न केवल हमारे चयापचय के लिए बल्कि हमारे मूड के लिए भी महत्वपूर्ण है। दर्द निवारक हार्मोन जैसे गाबा, जो गेबापेंटिन द्वारा कॉपी किया जाता है, साथ ही मूड को स्थिर करने वाले हार्मोन जैसे सेरोटोनिन, जो प्रोजैक जैसे अवसादरोधी दवाओं द्वारा कॉपी किया जाता है, आपके आंत माइक्रोबायोम द्वारा उत्पादित होते हैं। वजन घटाने वाले हार्मोन जैसे ओज़ेम्पिक, मंजारो, विगोवी का उल्लेख नहीं करना भी आपकी आंत के माइक्रोबायोम द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित होते हैं। इसलिए अपने फाइबर सेवन को बढ़ाएं। किण्वित भोजन का सेवन बढ़ाना, ये प्राकृतिक घर का बना दही हो सकता है, प्राकृतिक घर का बना अचार। आप प्रोबायोटिक्स युक्त दही भी बाजार से खरीद सकते हैं। हालांकि अचार में प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि वे पहले से ही मौजूद है, विकिरणित। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, नरम पनीर, कैफिर, कोम्बुचा, सॉकरक्राउट, टाई, मिसो की राई की खट्टी रोटी में भी अधिक प्रोबायोटिक गुण के साथ फाइबर भी होता है।
इसलिए अधिक किण्वन और फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का चयन करने से आपके आंत माइक्रोबायोम को लाभ होगा। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, अधिक वनस्पति प्रोटीन जैसे कि सोया, बीन्स, टोफू, दालें, फलियां, मसूर, सेम आपके आंत माइक्रोबायोम में मदद करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका चयापचय वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपने पहले ही ये सभी चीजें आजमा ली हैं, तो एक और बात जिस पर आपको विचार करना चाहिए वो है प्रोबायोटिक्स। मैं नीचे विवरण में एक ब्लॉग लिंक दे रहा हूं जो मैंने उन प्रोबायोटिक्स के बारे में लिखा है जिनके वजन घटाने के साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर जैसी अन्य चयापचय समस्याओं में मदद करने के कुछ प्रमाण हैं। तो उस ब्लॉग पर एक नजर डालिए और ब्लॉग में कुछ सिफारिशें भी हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इन प्रोबायोटिक्स पर किया गया अधिकांश शोध स्वयं कंपनियों द्वारा किया गया था, अतः इसमें पूर्वाग्रह का स्वाभाविक जोखिम निहित है। इसलिए मैं इसे उन लोगों के लिए आरक्षित रखूंगा जो सबसे अधिक हताश हैं और जो महसूस करते हैं कि उन्होंने पहले से ही इन सभी चीजों को आजमा लिया है और इसके बावजूद वे अपने चयापचय को ठीक नहीं कर सकते हैं। जीवन शैली में एक और बदलाव है जो आपके आंत माइक्रोबायोम की विविधता में सुधार करने में सहायक साबित हुआ है और संयोगवश यह आज हमारी सूची में 5वें नंबर पर। चयापचय में सुधार करने का 5वां तरीका कुछ हद तक आंतरायिक उपवास करना है, लेकिन मैं कहूंगा कि हल्का आंतरायिक उपवास प्रतिदिन 14 घंटे से लेकर अधिकतम 18 घंटे तक होना चाहिए और यह संभवतः सप्ताह में 5 से 6 दिन होना चाहिए। ये सप्ताह के हर दिन होना जरूरी नहीं है। ये दिखाया गया है कि समय पर सीमित भोजन और समय पर सीमित भोजन आपके शरीर में एपिनेफ्रीन, एड्रेनालाइन और लड़ाई या भय जैसे उत्तेजक हार्मोनों को बढ़ाकर आपके चयापचय में सुधार करता है। ये बात प्रतिरोध प्रशिक्षण और उच्च मामले में भी सत्य है। ये सब वास्तव में हेर्मेसिस की अवधारणा पर निर्भर करता है। जब हम अपने शरीर को किसी प्रकार की चुनौती देते हैं तो हमारा शरीर हमेशा एक निश्चित संतुलन या होम्योस्टेसिस बनाए रखने की कोशिश करता है। यह व्यायाम के रूप में या अंतराल उपवास के रूप में हो सकता है। तब आपके शरीर को प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। शुरुआत में आपका रक्तचाप थोड़ा बढ़ सकता है, आपकी शुगर थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि आधारभूत स्तर पर एक बार यह स्थिर हो जाए तो आपका रक्तचाप बेहतर हो जाएगा, आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी, आपको सूजन कम होगी, आपका इंसुलिन। इसलिए तक दबाव डालने से अस्थायी तनाव के माध्यम से आपके चयापचय पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसका अति प्रयोग न करें, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी। लंबे समय तक उपवास, साथ ही लंबे समय तक तनाव या लंबे समय तक व्यायाम भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हार्मोनल और चयापचय प्रभाव। तो जब ये क्षणिक तनाव है तो यह निश्चित रूप से एक लाभदायक बात है और इसे ही हम हेर्मेसिस कहते हैं। संक्षेप में शीर्ष 5 तरीके अपने धीमे चयापचय को ठीक करने के लिए, और जैसा कि मैंने पहले कहा के अभाव में एक चिकित्सा समस्या, कम थायराइड स्तर की अनुपस्थिति में, उदाहरण के लिए अनीमिया या होने की अनुपस्थिति में, कम विटामिन स्तर, धीमी चयापचय को ठीक करने के उन शीर्ष 5 तरीकों में से एक है मांसपेशियों को बढ़ाना। प्रतिरोध प्रशिक्षण और हृदय के लिए स्वस्थ प्रोटीन का सेवन। अपनी गैर व्यायाम गतिविधि बढ़ाएं। थर्मोजेनेसिस का लक्ष्य प्रतिदिन 10 से 20,000 कदम चलना है। दिन के दौरान अधिक सक्रिय रहें। उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण। इसलिए पहले उच्च तीव्रता वाला व्यायाम करें, फिर आराम करें और फिर दोबारा व्यायाम करें। ये काम जिम में किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ खेल जैसे स्क्वैश या टेनिस जब पर्याप्त ऊंचाई पर खेले जाते हैं, स्तर व्यायाम का एक रूप प्रदान कर सकते हैं। उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण के समान अधिक किण्वित भोजन के साथ अपने आंत माइक्रोबायोम में सुधार करें। खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक्स, पौधों के रेशे और पौधों के प्रोटीन तथा कुछ हल्के अंतराल उपवास भी करें। मैं समय से पहले दांतों से दूध पिलाने की सलाह देता हूँ। अधिकांश कैलोरी पहले ही ले लेना। दिन में देर से भोजन करने और उपवास करने से बचें। प्रतिदिन 14 से 18 घंटे, और मैं कहूँगा कि लगभग 5 से 6 घंटे एक सप्ताह में दिन। ये सभी चीजें आपके चयापचय को बेहतर बनाने में काम आएंगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जो धीमी चयापचय से पीड़ित हैं। अगर उन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वजन के शीर्ष 10 बुनियादी सिद्धांतों पर लॉस, जिसका शीर्षक
चौथा, ओलंपिक इज नॉट मैजिक। सुनिश्चित करें कि आप इसे देखें वीडियो पहले, क्योंकि आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि आपका चयापचय धीमा है जब तक कि आपने वजन घटाने के लिए पहले उन 10 चरणों का प्रयास नहीं किया हो। मैं एक चिकित्सक हूँ जिसे 25 वर्षों से अधिक का नैदानिक अनुभव है। मैंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया और healthgroupcoaching.com नामक वेबसाइट की स्थापना की। उस वेबसाइट पर मैं ग्राहकों को प्रशिक्षित करता हूँ। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे धीमा करें, बीमारी को कैसे दूर करें और वजन को कैसे अनुकूलतम बनाए रखें। यदि आप मेरे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं, 4 सप्ताह के 8 सत्र के कार्यक्रम में समूह सेटिंग में जूम करें, तो फिर बेझिझक वेबसाइट ब्राउज करें। यदि आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो सदस्यता पर क्लिक करें। अगला बैच इसी महीने होगा, इस वर्ष सितंबर माह में। अगर आप देखना चाहें वजन कम करने के तरीके पर एक वीडियो, वजन घटाने के शीर्ष 10 बुनियादी सिद्धांतों का वीडियो जिसका शीर्षक है ओलंपिक जादू नहीं है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आप वीडियो देखना चाहें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे धीमा किया जाए, फिर दूसरे वीडियो पर क्लिक करें और मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। सब लोग अपना ध्यान